यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आधारित प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो आप लोग सब तीनों लॉ समझ चुके हैं, इनर्शियल फ्रेम वगैरह समझ चुके हैं, समझे हैं ना, ये सब आप लोग समझ चुके हैं। अब क्या करना है आप लोग को आज की क्लास में, अच्छा स्टैटिक्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग देख चुके हैं। अब आप लोग स्टैटिक्स नाम सुन करके कहीं परेशान होइएगा। स्टैटिक्स मतलब जब बॉडी रेस्ट में होता है किसी इनर्शियल फ्रेम में, तो हम लोग कहते हैं कि उस पर नेट बल 0 है, याद है ना, तो वहीं उसी को स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक्स, अस्थैतिकी। ठीक है, और जब बॉडी मोशन में हो और उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि डायनेमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। ये समझे, डायनेमिक्स में क्या आता है, मोशन वाला भाग। जब मोशन में आ जाएगा तब उसका हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि वी आर डीलिंग विथ डायनेमिक्स। अब ऐसे हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, जब रेस्ट में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आप लोग देखे होते कोई मास लटक रहा था, है कि नहीं, लामेज थ्योरम आप लोग देखे थे, याद है कि नहीं, वो सब हम लोग स्टैटिक्स में पढ़े थे। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डायनेमिक्स के प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि हमारा बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होने जा रहा है, उस केस की बात हम लोग करें कि आप कुछ ऐसे देखिए, एक प्रॉब्लम से ही शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग केवल प्रॉब्लम से ही करना है। देखिए ये चैप्टर इतना ज़्यादा है कि आप 4-4 महीना 5-5 महीना भी अगर काम करेंगे तो डायनेमिक्स का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम बता दे रहे हैं, जिसके आधार पर बाकी प्रॉब्लम को आप अपने मन से कर लीजिएगा। तो सपोज कीजिए ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक तो आप लोग बुझ ही रहे हो, कोई चौकोर बॉडी, ऐसे कोई ब्लॉक है, और इसको हम एक बल लगा करके किसी स्ट्रिंग में इसको बांध दिए हैं। ऐसे बुझिए, इसको क्या किए हैं कि एक ऐसे धागा से इसको कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसे एक धागा है, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस धागा को पकड़ करके हम ऊपर की ओर इसको खींच रहे हैं, ऐसे एक बल F लगा करके खींच रहे हैं। ये एक धागा हो गया, ठीक है, और इस पर एक F बल लगा के हम खींच रहे हैं, और ये मास जो है M है। ठीक है, तो देखिए धागा को जितना बल से आप खींचिएगा, मान लीजिए ये बिंदु है धागा का, इस बिंदु को आप पकड़े हुए हैं एंड इस पर आप एक बल लगा करके खींच रहे हैं, तो धागा को आप जितना बल से खींचिएगा वो धागा में तनाव हो जाएगा, बोले है ना। ऐसे कोई चीज़ है, मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे समझिए, इसको हम पकड़ करके ऐसे खींचे, ऐसे खींच रहे हैं, तो जितना बल से इसको हम, इसका मास हम बहुत कम कंसिडर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मास है इसका, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, तो जितना बल से खींचेंगे वो इसमें तनाव हो जाएगा। एक छोर पे हम नहीं खींचेंगे तो तभी तनाव होगा। अगर इस तरह एक छोर पे खींचेंगे तो इसमें तनाव नहीं होगा, मासले से ही, समझ गए कि नहीं। ये दोनों छोर पे हम पकड़ कर खींचेंगे, इसमें एक तनाव होगा। तो आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, एक बिंदु तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बुझिए ये ब्लॉक में, और दूसरा बिंदु को आप पकड़ करके धागा को खींच रहा है। तो जितना बल से खींचिएगा, अगर F बल से खींचिएगा तो यही धागा में तनाव हो जाएगा। धागा का मास हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। धागा में अगर मास होगा ना, इसके मास को कंसीडर करिएगा, जैसे हम बोलेंगे रोप बोले जिसमें मास है, चेन बोले जिसमें मास है, तो उसमें इसके डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम मासलेस ट्रीट कर रहे हैं धागा को, और ये ब्लॉक है, M मास का ब्लॉक है, मान लीजिए M आपका ये 5 kg है, 5 kg है, और आप इसको पुल कर रहे हैं अपवर्ड, और आप इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसको एक एक्सेलरेशन दे दिए हैं, ऐसे खींचे हुए हैं, इसके चलते अपवर्ड डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन मान लीजिए, ये भी मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आप इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, मास 5 kg है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन तो दिया ही गया है, व्हाट विल बी द फोर्स और व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में तनाव का बल कितना। ठीक है,
है। ये इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं ये ब्लॉक ऑफ मास m is pulled vertically upward a block of mass m is pulled vertically upward by applying a force F through a string through a massless, क्या है लाइट, उसी को बोलेंगे massless string by applying a force F by applying a force F ठीक है। प्रॉब्लम लिख देते हैं ताकि आप प्रॉब्लम के हिसाब से आप लोग सोचेंगे। A block of mass m is pulled vertically upward by applying a force F through a massless string, ठीक है। If the acceleration is acceleration of the block is 4 meter per second square, then find the force देखिए इसको एडिट करना पड़ेगा। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज if the acceleration of the block is 4 बाई दो बार हो गया ना। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाई अप्लाइंग लिखते जाइए आप लोग। A block of mass small m is pulled vertically upward by applying a force F through a massless string.
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है, हो गया बढ़िया से। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स F थ्रू ए मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फाइंड द फोर्स F। अब बोलिए, ये आप लोग से बोलने लायक सवाल है कि नहीं? बना दीजिएगा सब लोग, क्यों झाजी, बना दीजिएगा। तो आप यहां देखिए, ये फोर्स F निकालना है। अब आप लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, ये ऊपर के सिस्टम तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये बल F कितना था, ये जो बल F है जो कि तनाव भी होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस फोर्स F, और इसका मास दिया गया है और इसका एक्सेलरेशन दिया गया है। तो आप लोग क्या बोलोगे, T बराबर कितना होगा, बता सकते हो क्या आप लोग? हम थोड़ा रुके, बता दो T बराबर कितना होगा, एक मिनट में एक लिख दीजिए T बराबर कितना होगा। और लोग 20, आपका 70 और आपका, अब बाकी लोग को नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह सवाल बताने लायक है, जब स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तब तो बताया जाना चाहिए। आप जो बोल दिए हैं 5 में 4 से गुणा करके 20 बोल दिए, ये ना किया है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर m इंटू ए बोले हैं ना, तब मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, आप ऐसा बोल दिए, 20 बोल दिए, लेकिन आपने mg पर विचार नहीं किया। समझ में आ रही है बात? सीधे फोर्स बराबर ml लिखना है, तो एक फोर्स आपको दिखाई दे रहा है और ये मास और ये दिया, तो आप mg को कहाँ भूल गए? पृथ्वी के द्वारा बल लगेगा कि नहीं? तो पृथ्वी के द्वारा बल लग रहा होगा नीचे कर। अब ये प्रॉब्लम आपका हो गया। देखिए, दिस मच इज योर प्रॉब्लम का भाग है कितना, कि मास इतना इतना इतना, ये प्रॉब्लम में है। अब आप जब इसका सॉल्यूशन सोचिएगा तो देखिए कितना छोटा सवाल है, आप लोग गलती कर दिए ना, बोलिए ना, गलती हो रही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ध्यान इधर जाना चाहिए। देखिए, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, ऐसे हम ऐसे बना दे रहे हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनावे ताकि ऐसे बना, ब्लॉक डायग्राम से शुरू करें। आप लोग देखो, ब्लॉक डायग्राम से शुरू करो। तो ये आपको जो ब्लॉक जो है ऐसे जो दिया गया है, दिस इज योर ब्लॉक, इस तरह के गुटका, हिंदी में बोलते हैं गुटका, ये ब्लॉक है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो इस पर जो है आप गौर करके देखें तो इस पर बल नीचे को लग रहा होगा, पृथ्वी के द्वारा तो बल लगना ही लगना है, किसी भी बॉडी को पृथ्वी खींचेगी। आप लोग से पूछ लिए हैं, आप लोग गलती कर लिए हैं या कुछ लोग नहीं बनाए हैं, तो ये मजेदार हो गया है सवाल। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जागरूकता बड़ी है, बोलिए। मैंने आप लोग के दिमाग में F बराबर में चल रहा है, एक F दिख गया, इसमें एक M दिख ही रहा है, ये दिख रहा है, तो बोर्ड पर तो सब कुछ लिखा हुआ है, आपको धोखा देने के लिए काफी है। आप M देख रहे हैं, आप F देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, बस F बराबर M में डाल दिए भाई लोग, लेकिन काम से गए, इसलिए क्योंकि इस पर तब पृथ्वी के द्वारा एक बल ऐसे लग रहा है, mg, बोलिए ऐसे mg, और ऊपर की ओर जो है ये रसरी के द्वारा ऊपर की ओर एक खिंचाव का बल लग रहा है T या F, जो कहिए T ही बोलते हैं। रसरी में तनाव और T है, देखिए यहाँ पर रसरी अगर जुटा हुआ है, एक तनाव का बल वहां पर लग रहा होगा रस्सी के द्वारा, और वो तनाव कितना होगा, तब रस्सी चूंकि मासलेस मान के चल रहा है, धागा कहिए मासलेस मान के चल रहे हैं, तो जितना बल से खींचिएगा वो उसमें टेंशन के बल के बराबर हो जाएगा, और वही बल यहाँ भी लगेगा। ये जो यहाँ पर जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बिंदु पर धागा ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा बाय द सेम फोर्स, वो तनाव का बल होगा जो कि उस लगाए गए बल F के बराबर होगा। तो आप दो बल हो गया, एक ऊपर की ओर एंड ये सिस्टम ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए,
इस बॉडी पर दो बल लगेगा टी और एम जी। अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको इतना भी समझ में आना चाहिए कि जो टी जो होगा जरूर एम जी से बड़ा होगा। तनाव का जो बल होगा एम जी से बड़ा होगा तभी एक्सेलरेट करेगा। तनाव का बल एम जी के बराबर हो जाता है तो नेट बल 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अगर टी का मान एम जी से बड़ा होगा तभी ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा। जाने के लिए तो मान लीजिए जब एक बार कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, कुछ वेलोसिटी ये ऊपर की ओर प्राप्त कर ले एंड उसके बाद टी का मान एम जी के बराबर भी हो जाए तो अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाते रहेगा। लेकिन एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो उसके लिए टी का मान एम जी से ज़्यादा होना चाहिए ताकि नेट बल ऊपर की ओर हो एंड व्यवस्था ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे। तो ऊपर की दिशा की बात करिएगा। अब इक्वेशन लिखिएगा। इसी को अगर मान लीजिए ऐसे जो हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका है जिसमें इसको हम पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हैं और उसके बाद टेंशन के बल को इस पर दिखा रहे हैं इसी पार्टिकल से टी, और इसी पर बुझिए कि ये एम जी बल को दिखा रहे हैं ऐसे, और ऊपर का डायरेक्शन को हम वाई का डायरेक्शन ले रहे हैं ऐसे। जिधर सिस्टम एक्सेलरेट करता है उधर वाई या एक्स लेना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर की ओर वाई ले लिए। अभी देखिए इस केस में नेट बल 0 नहीं है, फर्स्ट लॉ नहीं एप्लीकेबल है, एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऊपर का डायरेक्शन है तो लिखेंगे ऐसे नेट बल ऊपर की ओर, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये रिलेशन है कि नहीं? ये जो है स्केलर फॉर्म में जब लिखे थे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को कंपोनेंट लेकर के तो बोले थे कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो ऊपर की ओर नेट बल की बात करेंगे तो ऊपर की ओर एक बल लग रहा है टी, ऊपर की ओर क्या लगेगा टी, एक बल लगेगा टी, और नीचे की ओर क्या लग रहा है एम जी। तो ऊपर की ओर टी और नीचे की ओर एम जी, तो टी माइनस एम जी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर टी है अगर कंपोनेंट के टी कॉस 0 डिग्री आइए 180 बनाएगा तो ऊपर की ओर लिखेगा एम जी कॉस 180 डिग्री माइनस एम जी हो जाएगा तो टी माइनस एम जी। तो ऊपर की ओर नेट बल लिखिएगा तो टी ऊपर की ओर एम जी नीचे था तो ऊपर की ओर कंपोनेंट लीजिए तो माइनस एम जी हो जाएगा। अब बराबर इसका मास गुणा इसका एक्सेलरेशन, इसका मास गुणा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो टी माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी को हल करिएगा, ये देखिए ये टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी अब प्लस एम आई इंटू ये हो जाएगा। अब इसमें से एम अगर आप कॉमन करिएगा ये आपका जी अब प्लस ए, और आपके जानकारी के लिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है। ठीक है, जी का मान इसमें आप लिख लीजिएगा कि जी आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा, इसमें सवाल में ही रहेगा कि इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप अगर लिखना शुरू करिएगा तो सबका वैल्यू भरिए, मास कितना है अब टी, तो ये तो फार्मूला के रूप में सिंबल के रूप में हो गया ना। तो अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। एम कितना है आपका 5 kg, एसआई में सब वैल्यू डालिएगा 5, और जी के जगह पे आपने 10 रख दिया, ए के जगह पे आपने 4 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। और टेंशन निकाल रहे हैं सब एसआई में है, ये केजी में है, ये सब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर यूनिट होगा, इसी को तो आप लोग न्यूटन बोलते हो। तो टी बराबर हो जाएगा 70 न्यूटन एंड इट विल बी योर आंसर। एक छोटा सा सवाल है लेकिन मजेदार है कि नहीं, ये बोलिए छोटा लेकिन ये सीखने लायक सवाल है। क्या लिखा गया? आंसर कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं अच्छा लगा, बोलिए। तो ये आपका एक सवाल था, आप लोग इसको लिख लो। ये बात समझ में आई कि नहीं? समझने लायक सवाल था कि नहीं जी? आपको लग रहा है कि टी, देखिए इस पर अगर 2 बल लगेगा, एक टी ऊपर की ओर आप रसरी से लगा रहे हैं, नीचे की ओर एम जी तो लगना तय ही है ही। तो अगर टी एम जी के बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। टी जब एम जी से ज़्यादा होगा तब ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, और टी अगर एम जी से कम हो जाए तो एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? इसको देख लीजिए, बहुत मामूली सवाल है बट इंटरेस्टिंग। देख लो इसको आप लोग।
ऐसा ही कुछ कुछ सवाल सिखा देते हैं। जब देखिए 10 सवाल आप सीख जाइएगा ना, तो आपके अंदर एक औकात हो जाएगा, तब आप आगे की बात सोचिएगा, तब आपको मजा आना शुरू होगा। ठीक है। बढ़िया लगा। ये मुझे डायनेमिक्स के यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोग के क्लास का ये प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, समझ पाए कि नहीं आप लोग? अब हम आप लोग के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाए। देखिए फिर एक प्रॉब्लम आप लोग के लिए देते हैं। ये सब समझने लायक प्रॉब्लम है एकदम। यानी आप लोग जो है ना, अगर जो आईएससी कर रहा है और ये प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, जो वो बुझिए कि सही मायने में पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो समझ गया कि नहीं? इतना तो हर एक बच्चे को जानना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आप लोग के लिए हम एक दूसरा सवाल बना रहे हैं। ये देखिए, ये भी अपने ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल माना जाता है। अच्छे से अच्छे बुक में ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है। हेल्डर रसनिक वाकर के बुक में भी ऐसा सवाल है। एच.सी. वर्मा वाली जो बुक है, एच.सी. वर्मा सर कहिए, उनकी जो बुक है उसमें भी ये सवाल है ऐसे। ठीक है। तो ये आपका एक एलिवेटर है। एलिवेटर के अंदर जो है ये आपको ऐसे एक ब्लॉक रख दिए। एलिवेटर पहले पूछते हैं ना, एलिवेटर, लिफ्ट, ये क्या है? एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप सब लोग देखे होइएगा या नहीं देखे होइएगा तो आजकल कहीं भी जाके देख लीजिएगा, किसी मॉल वगैरह में मिल जाएगा, कम से कम घर में नहीं हो तो आप ऐसे देखिए, ऐसे है। एक एलिवेटर का फ्लोर हो गया, सतह हो गया। ठीक है। और उसमें हम एक ब्लॉक को रख दिए। ये हमारा ब्लॉक है, ये कंप्लीट हमारा, इसको भर देते, रुक जाइए। ये वही आपका ब्लॉक हो गया। दिस इज योर ब्लॉक। ठीक है। यहां पर ऐसे ब्लॉक रख दिए हैं। ओके, इट्स गुड। ब्लॉक का मास जो है m है। इसका मास m है। ब्लॉक का मास m है। ये एलिवेटर हुआ तुम्हारा, क्या है? एलिवेटर है। एक एलिवेटर है। एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। द एलिवेटर जो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे। मान लीजिए एलिवेटर जा रहा है ऊपर की ओर, इसको लिख देते हैं ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ऐसे। एलिवेटर के फ्लोर पे है तो ये भी ऊपर जा रहा होगा। अरे एलिवेटर में आप खड़े हो तो आप जाओगे कि नहीं? तो आप जाओगे, उसी तरह से ब्लॉक फ्लोर पर रखा गया है तो ये भी जाएगा। तो ये एलिवेटर जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो अब पूछा जा रहा है कि ब्लॉक पे एलिवेटर के द्वारा फोर्स कितना लगेगा। ठीक है। अगर इसका प्रॉब्लम अगर हम लिखना चाहें, एक इसमें प्रॉब्लम लिख देते हैं कि तुम लोग को समझने के लिए प्रॉब्लम लिख रहा है। वैसे बात तो तुम लोग समझ गया है। इसमें क्या है? एन एलिवेटर is accelerating upward with an
an elevator is accelerating upward with an acceleration of 6 meter per second square. With an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा एडिट करना है। With acceleration of upward with an acceleration of 6 meter per second square. Find the x second. A block of mass small m is kept on the floor of the एडिट करना पड़ रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास एन नहीं एम है। एम इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द elevator find the force exerted on the block by the floor of the elevator by the floor of the elevator। ये कंप्लीट प्रॉब्लम हो गया। कंप्लीट प्रॉब्लम है, इसको पढ़ लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम लिख दिया तो क्लियर हो गया, क्लियरिटी बढ़ गई थोड़ा। और बाद में भी आप कभी घर पे भी देख लीजिएगा। तो क्या बोले, एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर ही कहाँ छूट गया।
लिख पाए कि नहीं आप लोग? ऐसे सवाल आपके सामने है, ऐसा सवाल मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, हम अपने मन से डाटा डाल दिए हैं और डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी बुक से मैच भी कर सकता है। अब देखिए, तो अगर एलिवेटर जाएगा तो उसके अंदर की जितनी चीजें सब जाएगा उसी एक्सेलरेशन से। ये आपका जो ब्लॉक जो दिख रहा है ना, ये जो ब्लॉक है आपका, निश्चित रूप से ब्लॉक भी जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? माने पूरा जो सिस्टम ही है जा रहा है। बोलिए, अब आप लोग को बताना है कि ब्लॉक पे कितना बल लगेगा। ब्लॉक का मास मालूम है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी मालूम है, ठीक है कि नहीं? तो अगर कोई पूछता आपसे कि नेट फोर्स कितना है तो सीधे मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते, ठीक है कि नहीं? लेकिन नेट फोर्स नहीं पूछा गया है। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर कोई कहता है ऐसे, ये ब्लॉक आ गया आपका, इस ब्लॉक का मास कितना है? मान लीजिए इसका मास आपको मालूम है, मास का वैल्यू दिया गया है कि नहीं है? मास का मान नहीं है कि नहीं ना है? लिख लीजिए मास का वैल्यू। मान लीजिए जो मास जो है, यहाँ पर जो मास है इसका लिख दीजिए कुछ मास। यहाँ पर लिख दीजिए कि m जो है, m जो है दिस इज 8 kg कर दीजिए, कोई डाटा डाल दीजिए 8 kg है। g का मान आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे 9 लेना ज़्यादा सही है। कैलकुलेशन के सुविधा से हम लोग g बराबर इतना ले लेंगे। तो देखिए, एक चीज समझिए आप लोग, ये भी बड़ी रिमार्केबल बात है कि ब्लॉक हो गया, ब्लॉक का मास मालूम है, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, और निश्चित रूप से ये उतना ही है ब्लॉक का एक्सेलरेशन जितना लिफ्ट का है या एलिवेटर का है। एलिवेटर अगर जा रहा है ऊपर की ओर ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अगर एलिवेटर जा रहा है ऊपर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ब्लॉक भी जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर आपसे कोई पूछता कि इस पर नेट बल बताइए, व्हाट इज नेट फोर्स, तो अगर कोई पूछता है इधर कि नेट बल निकालो, तो नेट बल बराबर क्या लिख देते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ऊपर की ओर लिखते, ये सब सारा व्यवस्था तो ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो नेट बल अगर पूछता तो सीधे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब आपको मास मालूम है कि मास आई एक्सेलरेशन अगर मालूम है ए है, तो रख दीजिए वैल्यू। मास कितना है यहाँ 8 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गुणा कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 48। आए क्या होता है, इतना न्यूटन हो जाता है, ये नेट बल हो जाता है। जब ब्लॉक पर इतना नेट बल होगा तब जा करके उसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन सवाल में नेट नहीं पूछा है, सवाल में नेट बल पूछता है तो सीधे मास गुणा एक्सेलरेशन, लेकिन नेट बल नहीं पूछा है। एलिवेटर के द्वारा ब्लॉक पर कितना बल लगा केवल वही पूछा है। ब्लॉक पर तो mg भी लग रहा है। अगर इसकी बात करिएगा ऐसे, अगर हम लोग बात कर लें, ये इसके एक्सेलरेशन की बात हुई, दिस मच इज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इस ब्लॉक की बात करें, लिखा गया एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। फाइंड द फोर्स, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर के फ्लोर के द्वारा कितना बल लगाया जाएगा ये पूछ रहा है। एलिवेटर के फ्लोर के द्वारा कितना बल लगाया जाएगा ये पूछ रहा है। तो एलिवेटर के फ्लोर के द्वारा अगर हम लोग बात करें ऐसे, ये आपकी व्यवस्था ऐसे है, ये पॉइंट मास इसको मान लीजिए, या ऐसे इसी पर देखिए ना पहले, तो अगर ऐसे है तो एक बल तो mg लगेगा ही लगेगा, बोलो ना, ब्लॉक पे एक बल mg लग रहा होगा कि नहीं? ये फ्लोर ऊपर की ओर ढकेल रहा होगा कि नहीं? ये फ्लोर जो है ऊपर की ओर के बल लगा रहा होगा दिस वे, ये बल F है, तब फ्लोर ऊपर की ओर लगा रहा होगा F, पृथ्वी नीचे ये दो बल है कि नहीं? सतह पर रखा गया ऊपर की ओर जा रहा है तो ये लगाएगा,
ठीक है कि नहीं। और देखिए अगर ये रफ सतह भी होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मोशन की टेंडेंसी नहीं है, ना मोशन है, इसलिए घर्षण बल इसमें नहीं लगेगा। तो ऊपर की ओर एफ फ्लोर के द्वारा और एम जी नीचे की ओर 2 बल लग रहे हैं। ये पॉइंट डायग्राम में अगर दिखाइएगा, ऐसे अगर दिखाते हैं तो इधर की ओर हो गया आपका ये बल एफ, ऊपर की ओर हो गया एफ, और नीचे की ओर हो गया आपका ये एम जी, बोलिए, और इधर का डायरेक्शन हो गया आपका वाई का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को वाई का डायरेक्शन कहिए। तो अब आप इसमें देखिए, अगर नेट फोर्स वो पूछता तो सीधे मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन नेट फोर्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, ये फ्लोर के द्वारा कितना बल लगाया गया, तब उसको नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। ये जो बल एफ जो यहाँ पे जो हम दिखाए हुए हैं, आप चाहें तो इस बल को नॉर्मल फोर्स कह लीजिए, सतह के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी ये बल एफ को आप नॉर्मल फोर्स कह लीजिए, नॉर्मल कहिएगा तो धीरे धीरे आपको एक आदत लगेगी। ऐसे ये इधर से नीचे से फ्लोर के द्वारा ऊपर की ओर लग रहा होगा एन, समझ रहे हैं ना। ये फ्लोर ब्लॉक को ढकेल रहा होगा कि नहीं, हम लोग खुद एलिवेटर में खड़े हैं, एलिवेटर हम लोग को ढकेल ही तो रहा है, एलिवेटर के संपर्क में हम लोग का पैर है, तो हम लोग का पैर को एलिवेटर ऐसे ढकेल रहा है, तो ब्लॉक है तो ब्लॉक को भी ढकेल रहा है फ्लोर, तो आपका ऐसे एन कहिए। अब अगर इसमें बात करिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, पूरी व्यवस्था ही एक्सेलरेट कर रही है, ये ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, तब आप क्या लिखिएगा, नेट बल ऐसे वाई के दिशा में बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन वाई के दिशा में लिखिएगा। अब नेट बल ऊपर की ओर लिखिए, तो एन ऊपर की ओर है, एन ऊपर की ओर है, नेट बल एन ऊपर की ओर है, ऐसे एन, और नीचे की ओर आपका एम जी है, तो एन माइनस एम जी बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। ऊपर की ओर एक्सेलरेशन जो है उसको ए मान लिए हैं, एक्सेलरेशन जो ऊपर की ओर है ऐसे, इस एक्सेलरेशन को ये प्रॉब्लम में है, ये ए है, ए ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है एंड दैट इज ए। तो ऊपर की ओर लिख देंगे तो नेट बल क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर एन, नीचे की ओर एम जी, एन माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए। यहाँ से आप हल करिएगा तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ से एम जी प्लस एम ए, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम, ये हो जाएगा जी प्लस ए, तो यही हो जाएगा, इतना बल लग रहा होगा। और इसमें भी देखिए ऊपर की ओर एक्सेलरेट होने के लिए इस पर तो 2 बल लगे, तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कब होगा, एक ऊपर की ओर एन है, आई एम जी है, तो ऊपर अगर जाएगा तो एन का मान एम जी से बड़ा होगा, एन अगर एम जी से बड़ा होगा तब ना ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, एन जब एम जी के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, एन तब एन एम जी के बराबर हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जाए, इसी सवाल में हो सकता था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ इतना बराबर 0 लिखिएगा तो उस समय एन बराबर सीधे एम जी आ जाएगा, समझ गया कि नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है एलिवेटर वाला, एलिवेटर के फ्लोर के द्वारा कितना बल लगेगा। अब देखिए अगर एलिवेटर नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा तो एन का मान एम जी से घट जाएगा। इसी सवाल में हम डाल देते कि ये ऊपर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से न जा करके नीचे की ओर आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है कि नहीं। ये जो है ऐसे होता है, इसको लिख लिए ना, तो ये इसको आप लोग अगर बाकी हो तो लिख लो, मजेदार सवाल सब है, ये छोटा छोटा बेसिक सवाल है, आदमी के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करता है, बल के बारे में आइडिया डेवलप करता है, नेट बल क्या है, एन क्या है, एम जी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए ना। हाँ, तो इसको आप लोग सीख लीजिए, ये मजेदार सवाल है, अगर ये किसी को नहीं आता है तो उसको आईएएस में पढ़ना बेकार है। अगर किसी को ये सब नहीं आ रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो, तो बुझे कि वो बेकार में झूठ मूठ में आईएएस में पढ़ रहा है। क्या ठीक है, दिखना चाहिए आई होप। और ये ज़्यादा उधर चला गया, एलिवेटर है तो मुझे एलिवेटर है, यहाँ तक प्रॉब्लम था, ये आपका बुझिए, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हुआ है।
एक चीज और मजेदार आप लोग को बता देते हैं, सीख लीजिए। सुपर्ब है सवाल, ये इतना हो गया ना। ये सारा सवाल ही आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों बैच मिला करके कुछ इसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कुछ इसमें सॉल्व कर देंगे। फायदा ये होगा कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा तो नहीं उसको भी देख सकते हैं, आप में बनेगा वो लोग देख सकते हैं, सब लोग देख लेगा, आप लोग सब लोग का बढ़िया बढ़िया सवाल हो जाएगा। ये हो गया। तो एक बेसिक सवाल हो गया, फ्लोर के द्वारा जो लगेगा बल एन, वो एन जब mg से बड़ा होगा तब ना व्यवस्था ऊपर जाएगी। ब्लॉक एक्सेलरेट कराना है, ये देखिए ऐसा ही चीज को हम लोग ब्लॉक बोलेंगे, सी इट इज ए ब्लॉक। अब ये मान लीजिए कि ऐसे है, सिंपल से बात, एलिवेटर छोड़ दीजिए, ये मेरे हाथ में है, ऐसे हाथ में ऐसे, तो अभी हाथ के द्वारा ऊपर की ओर एन, पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर mg। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है तो जितना mg है हाथ के द्वारा n ऊपर की ओर उतना ही है। आज जब एक्सेलरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, n का मान mg से ज्यादा हो जाएगा, n का मान mg से ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेट कर जाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात है तो देखिए अभी n mg के बराबर है, अभी n mg के बराबर है, हाथ जितना इस पर लगा रहा है n, ये भी हाथ पे उतना ही लगा रहा है। जब इसको ऊपर को उठा देंगे तो हाथ के द्वारा ब्लॉक पे बढ़ेगा, अब ब्लॉक के द्वारा हाथ पे बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा। लेकिन जो इस पर लगा n हाथ के द्वारा वो mg से बड़ा हो गया तो उठ गया। समझ पाए कि नहीं? लेकिन हाथ के द्वारा जब इस पर बढ़ा होगा तो इसके द्वारा हाथ पर भी बढ़ा होगा, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। अगर इसके मोशन की बात करनी है तो इस पर लगने वाले जितने बल हैं उनके परिणामी पर विचार करना है। तो इस पर एक हाथ के द्वारा ऊपर की ओर n, पृथ्वी के द्वारा mg, नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो n जब mg के बराबर है तो एक्सेलरेशन 0 है, n जब mg से बड़ा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, n जब mg से कम है तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन हो जाएगा या ऊपर की ओर डिसेलरेट करेगा। समझ गए कि नहीं? आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए हैं। ये ऐसे हो गया। एक और सुपर सवाल आप लोग को बता रहे हैं हम, इसको सीखिए। एक होता है वेइंग मशीन, वजन लेने वाला मशीन। ये देखिएगा प्रायः डॉक्टर लोग के यहाँ जाइएगा आजकल, मैक्सिमम के यहाँ एक छोटा सा चकती वाला मशीन रहता है, उसको वजन लेने वाली मशीन है। अब उसमें होता क्या है सो देखिए, उस मशीन का फंडा समझ जाइए। ऐसे ये बुझिए कि आपकी वेइंग मशीन है ये, ठीक है। एक वेइंग मशीन हम लोग पहले ये बुझिए, इस तरह से एक चौकोर आपका ये वेइंग मशीन इस तरह से रहता है, छोटा सा ऐसे मशीन रहता है, इसमें एक मीटर लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आजकल देखिएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखिए हम कोई चीज इस पर हम रख दे रहे हैं, ऐसे बुझिए एक ब्लॉक हम इस पर रख दिए ऐसे, ये हो गया, ये ब्लॉक बन गया आपका एक तो, ओके। एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हम एक ब्लॉक रख दिए, कुछ केजी का, 10 केजी का है। ये कैसा रीडिंग लेते हैं सो देखिए। तो ये जो है ऐसे अगर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास जो है मान लीजिए इसका मास m है, ठीक है। तो ये होता ये है कि ब्लॉक की बात करें आप, ऐसे ये जो ब्लॉक है ये जो ब्लॉक है इस मशीन पर रखा गया और ये मशीन किसी फ्लोर पर रखा गया है। यहाँ देखिए ये मशीन खुद जो है, ये वेइंग मशीन, ये किसी न किसी चीज पर, जमीन पर रखिए, फर्श पर रखिए, फर्श के ऊपर ये वेइंग मशीन, इसका नाम क्या है, वेइंग मशीन। गड़बड़ हो गया। ये सही है, ये इसको बोलते हैं वजन लेने वाली मशीन है, नीचे वाली मशीन। ये जो दिख रही है ना, एक काम करते हैं, इसको भी रंग देते हैं,
ये मुझे इस तरह से चाहे एक काम करिए, ये वेइंग मशीन है इस तरह की, ठीक है। ये चकती वाली मशीन, ये समझ में आएगी आपको। ऐसे वेइंग मशीन है ये, इसको भी समझ जाइए, बड़ी बड़ी फंडामेंटल है ये वेइंग मशीन है। ऐसे वजन लेने वाली, डॉक्टर लोग क्या है, एक ऐसे चकती नुमा है, इस पर आप खड़ा हो जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर रहता है, वो बताता है कि आप कितना केजी के हैं, ठीक है। अब ये मशीन फंक्शन कैसे करता है सो देखिए। ये ब्लॉक आप ऐसे रख दिए, तो अगर ब्लॉक रेस्ट में है, ऐसे ब्लॉक के बारे में बोल रहे हैं कि ब्लॉक जो है, ये मान लीजिए ऐसे ब्लॉक है, इसका भी एक हम कॉपी कर रहे हैं इसका, ऐसे बुझिए। ये आपका वेइंग मशीन हो गया। अब सवाल इसमें नहीं लिखना है, इतना जो है ये आपका प्रॉब्लम का भाग है, आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहे हैं। ये बुझिए आपका वेइंग मशीन है, ये आपका ये है वेइंग मशीन एंड ब्लॉक के बीच में बात कर रहे हैं। तो देखिए आदमी के जहाँ पे ब्लॉक रख रहे हैं, आप भी चढ़ सकते हैं, तो या कोई चीज रख दीजिए, एक कार्टून, ऐसे कार्टून उठा कर रख दीजिए उस पर, ठीक है। तो आप ऐसे रख दिए, तो आप देखिए, तो अगर ये रेस्ट में है, ये ब्लॉक की बात करें, तो ब्लॉक पे कुछ बल लग रहा होगा कि नहीं, ये बताइए। ब्लॉक का अपना mg लगेगा कि नहीं, बोलिए। अगर इसकी बात करें तो ब्लॉक का mg लग रहा होगा। समझने वाला बच्चा जो है, जो दिमाग लगाता है, सब जरूर समझ जाएगा। ये ऐसे है, लग रहा होगा, ऐसे लग रहा है। और ये नीचे का जो ये है, ये इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा होगा कि नहीं, ये बोलिए। ये ऐसे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स mg लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अब सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए पूरी व्यवस्था, हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वजन लेते हैं, तो क्या करते हैं भाई, रेस्ट में ही तो रहते हैं, बोलो। ये डॉक्टर के यहाँ ही हो, आप अपने घर पर भी खरीद कर 200-400 रुपया में रख सकते हैं, ये महंगा चीज नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आप ऐसा रख लिए, तो एक नॉर्मल एक mg लगेगा कि नहीं। अब इसकी बात की जाए, पूरा जो ब्लॉक जो आपको जो दिख रहा है, ये ब्लॉक जो है, इस पर 2 बल, अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पर नेट बल 0 होगा कि नहीं, ये बताइए। आइए देखिए, अगर ये n इस पर लगा हुआ है, तो इस पर भी वेइंग मशीन पर भी तो n लगा होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, बोलिए। ये mg पृथ्वी लगा रही है ब्लॉक पे, इसका रिएक्शन पृथ्वी पे होगा, लेकिन ब्लॉक पर जो n लगा, ये तो ये मशीन लगाया है। मशीन जो है, मान लीजिए अगर मशीन पे हम लोग फोकस करें, ये मशीन तो खुद यहाँ ऐसे है, फ्लोर पर रखा हुआ है ऐसे, बोलिए। तो इस पर जो है, इस मशीन पे ऐसे एक n लगेगा, ये समझिए, समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपका ब्लॉक पर लगा ऊपर की ओर n, कौन लगाया, वेइंग मशीन। ये ब्लॉक वेइंग मशीन पर नीचे को लगाया गया n, ये n जो है, ये ब्लॉक एंड वेइंग मशीन के बीच का है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक तरीके का नॉर्मल फोर्स है अभी, और ये mg पृथ्वी के द्वारा। अब अगर इसके बात करिएगा, फॉर ब्लॉक अगर बात करते हैं आप, ये देखिए, अगर आप फॉर ब्लॉक बोलेंगे दिस में, ऐसे ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, तो ये जो अगर ब्लॉक के लिए बात करें, तो इसका एक्सेलरेशन 0, बोलिए ना। तो इस पर नेट बल 0 होगा। याद करते रहिए न्यूटन को, एंड सारा सवाल बनाते रहिए, न्यूटन के लॉज को याद करते रहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। बस एक एक लाइन का फॉर्मूला है, मतलब कुछ वर्ड्स का बुझिए है, ये है कि नहीं। तो इस ढंग से अब नेट बल अगर 0 है, तो नेट बल y की दिशा में भी 0 है, बोलिए ना। तो नेट बल y की दिशा में भी 0 है। अब y की दिशा में लिखिए इसके लिए, अगर आप ये वाला डायग्राम अगर पॉइंट मास पे भरोसा करते हैं, ऐसे पॉइंट मास बना दीजिएगा, ऊपर की ओर n बना दीजिएगा, और नीचे की ओर आपका mg है, और एक्सेलरेशन 0 है,
तो आप लिखिएगा ऊपर की ओर ये वाई का डायरेक्शन मान लीजिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर एन है, एन cos 0 डिग्री, एम जी 180 पे है तो माइनस एम जी बराबर 0। तो यहाँ से हल करिएगा आपका हो जाएगा एन बराबर एम जी, ये रिलेशन नंबर 1 हो गया। समझ गया कि नहीं? अब देखिए ये तो एन, अच्छा आज ये एन अगर एम जी के बराबर आ गया, अभी जो एन आया है ये एन अगर एम जी के बराबर है तो ये एन भी तो उसी के बराबर होगा। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखे, इसका लिए लिखे, ब्लॉक के लिए लिखे तो एन बराबर एम जी आ गया। तो जितना बल इस पर लगा उतना ही बल ये वेइंग मशीन पर लगा। तो देखिए मशीन का जो रीडिंग शो करता है वो मास को नहीं मेजर करता है, वो मेजर करता है नॉर्मल फोर्स को। मशीन को रख दिए और उसमें आप चढ़े तो आप उस मशीन को दबाए तो कौन चीज को नापा, नॉर्मल बल को नापा। अगर उसी मशीन में कूद के आप है मान लीजिए हम 50 kg के मान लीजिए है या 70 kg के है मान लीजिए, और उस मशीन पर हम कूद के चढ़ जाए तो ज़्यादा रीडिंग बता देगा? नहीं बताएगा। हमको थोड़ा कोई ऊपर की ओर उठा ले, हम रहेंगे उतना नहीं क्या, हमारा हाथ पकड़ करके आप ऊपर की ओर थोड़ा हल्का से ऊपर की ओर खींच लीजिए, हमको उठा नहीं पाइएगा लेकिन हल्का से ऊपर की ओर बल लगा दीजिए और तब हम मशीन पर खड़े रहेंगे, थोड़ा आप ऊपर की ओर बल लगा दीजिएगा तो उसका रीडिंग कम हो जाएगा। तो मशीन वास्तव में नॉर्मल फोर्स को नापता है, नॉर्मल फोर्स को नापता है। और उसमें बीच में उसमें कुछ मशीनरी स्प्रिंग्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, तो वो जब आते हैं तो वो दबता है, तो उसके हिसाब से वो नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है कि मशीन के सतह पर कितना नॉर्मल फोर्स लगा, एंड उस नॉर्मल फोर्स के हिसाब से उसका सुई विक्षेपित होता है। लेकिन जो हम लोग उसमें मार्किंग बनाते हैं वो मार्किंग हम लोग मास के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं सो देखिए, एन बराबर एम जी है, एन बराबर मान लीजिए ऐसे अगर आप लिखते हैं, आप संख्यात्मक मान जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 50 kg है, तब 50 kg मास हो गया और उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी यानी 9.8 से गुणा करिएगा, बोलिए ना, तो 9.8 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 490 आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, 0 से डेसिमल हो तो 5 से गुणा करिए, इसमें 490 न्यूटन हो गया। तो देखिए वास्तव में अगर एक 50 kg का आदमी मशीन पे खड़ा होता है तो वो मशीन पे क्या करेगा कि एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और वो जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा 490 न्यूटन का। क्या करेगा, वो हो जाएगा 490 न्यूटन का। उसका सुई जो डिफ्लेक्ट करेगा, अगर मान लीजिए मैं ये है एनालॉग वाला सिस्टम है, तो वो जो डिफ्लेक्ट करेगा वो उस नॉर्मल फोर्स के हिसाब से डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जहाँ जा करके वो रुकेगा वहाँ पे हम लोग 490 न्यूटन नहीं लिखेंगे, वहाँ पर 490 नहीं लिखा हुआ होगा, बल्कि वहाँ पे वो 50 kg लिखा हुआ होगा। नहीं समझे? तो वो वास्तव में आप ऐसे समझिए कि वो क्या करता है, ये एन बराबर एम जी जो है, एम कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल फोर्स में जी से भाग कर दिया जाए, नॉर्मल फोर्स में जी से भाग कर दिया जाए तो एम के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो मशीन नापा नॉर्मल फोर्स, वो क्या नापा, आप ये देखिए, आप अगर यहां पे सोचें, अगर आप ये सोचें तो मशीन तो नापा इस नॉर्मल फोर्स को, मशीन क्या नापा, मशीन नापा नॉर्मल फोर्स को जो कि 490 न्यूटन है। लेकिन जहां वो उसका जो सुई बुझिए मैकेनिकल की भी हम लोग बात करें, वो माने एनालॉग है, डिजिटल नहीं है, तो एनालॉग मीटर में उसका सुई जो डिफ्लेक्ट किया वो नॉर्मल बल जितना से दबाया गया उसके हिसाब से डिफ्लेक्ट किया। लेकिन जहां जा करके रुकेगा वहां हम लोग 490 न्यूटन नहीं लिखते हैं, उस जगह डिफ्लेक्ट हुआ है 490 न्यूटन बल के हिसाब से। लेकिन जहां पर उसका सुई जाकर रुकेगा उसके सामने का रीडिंग होना चाहिए ना, तो हम लोग रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो एम बराबर ए एन बटा जी, तो एन का जो भी मान होगा उसमें जी से भाग कर देंगे तो हमको एम उसके संगत एम निकलते जाएगा। तो एन आपका बुझे 490 न्यूटन जब रखिएगा और जी का मान 9.8 जब रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा।
और ये 50 kg वहाँ पर लिखा रहेगा। तो देखिए वो मशीन के अंदर का जो मैकेनिज्म है वो बल को नापता है और वो जो माने नॉर्मल फोर्स को नापता है। नॉर्मल फोर्स के हिसाब से उसका सुई विक्षेपित होता है, लेकिन उस नॉर्मल फोर्स में हम लोग जी से भाग देने के बाद जो संख्यात्मक मान आएगा उतना वहाँ पर लिखेंगे। नहीं समझे? अगर मान लीजिए कोई 100 kg का आदमी उस पर चढ़ जाए तो वो कितना बचाएगा? ये 980 हो जाएगा वो। अगर 100 kg n बराबर n के जगह पे अगर हम लिख देते हैं mg ना होगा वो n के जगह पे मान लीजिए कि हम ऐसे ये आपका यहाँ पर एक चीज लिखते हैं n बराबर mg ऐसे बुझिए। तो अगर mg n इक्वल टू mg एक जस्ट एक एग्जाम्पल डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 kg का है 9.8 a है तो गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 980 न्यूटन का बल लगाएगा। तो जब 100 kg का आदमी उस मशीन पे चढ़ा, ये सब कुछ धरती पर रख करके हो रहा है। ये सब कुछ हम लोग धरती पर रख करके कर रहे हैं। धरती पर हम मशीन को रख दिया, उस पर 100 kg का आदमी चढ़ गया तो मशीन को जिस बल से दबा रहा है, सब कुछ धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, उस आदमी का एक्सेलरेशन 0 है। तो जिस बल से वो दबा रहा है उस समय क्या होगा कि उस पर बल लगेगा 980 न्यूटन m इंटू जी के बराबर लगेगा ना? बोलो ना तुम लोग। तो 980 न्यूटन के बल से वो दबाएगा एंड उसके हिसाब से उसका सुई विक्षेपित होगा। लेकिन जहाँ सुई जाकर विक्षेपित होगा वहाँ पे हम लोग बल के टर्म में कैलिब्रेशन नहीं किए हैं। ये 980 में फिर हम इस जी से भाग कर दिए तो कितना आ जाएगा? अब हमको जब रीडिंग लिखना होगा रीडिंग, तो इस n में हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा जो n है इस n में हम भाग कर देंगे, सॉरी n में भाग कर देंगे g से। तो 980 में आप 9.8 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो सुई तो विक्षेपित हुआ नॉर्मल बल के हिसाब से जाकर रुका, लेकिन जहाँ रुका वहाँ हम लोग 980 न्यूटन के जगह पे उस 980 में जी से भाग देने के बाद आएगा 100, वहाँ पर लिखा रहेगा 100 और उसको बोलेंगे kg में। नहीं बुझाया क्या? मजा आया होगा? तो इस तरह से मशीन रीडिंग देता है। मशीन नाप, अच्छा उसी मशीन पे हम कूद के चढ़ जाते हैं तो हम तो है तो उतना ही kg के, हम कूदने से मेरा मास बढ़ जाएगा क्या? कूदने से मेरा मास बढ़ जाएगा क्या? बोलिए, कूदने से तो मास बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब हम कूदेंगे और उस मशीन पे कूद करके उसको दबाएंगे तो ज़्यादा नॉर्मल बल से दबा देंगे, तो ज़्यादा नॉर्मल बल से दबा देंगे तो सुई ज़्यादा विक्षेपित हो जाएगा। और जब ज़्यादा विक्षेपित हो जाएगा तो वो तो एक बल के हिसाब से होगा और उस बल में जी से वो भाग देगा तो जो संख्यात्मक मान होगा वहाँ जाकर रुकेगा वो, तो ज़्यादा kg बता देता है, जबकि हमारा kg फिक्स्ड है। क्या जी? हमारा मास फिक्स्ड है कि नहीं? तो फिक्स्ड है तो मशीन अगर मास को मेजर करता होता तो उस मशीन पे कूद करके भी चढ़ते तो क्या बताता वो? उतना ही बताता। मशीन पे कूद करके चढ़ जाए तो अभी मास तो उतना ही बताना चाहिए, लेकिन मशीन करता क्या है? ज़्यादा बता देता है। क्यों बताता है? क्योंकि आप जब उस पर कूद के चढ़ते हैं तो उसमें आप नॉर्मल फोर्स mg से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसके हिसाब से सुई भाग जाता है तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा। अब उस नॉर्मल फोर्स में वो जी से भाग दे करके उसका जो रीडिंग आएगा तो भरता है। पता नहीं मजा आया कि नहीं? आप लोगों को आ गया? ये इस तरह से मशीन का रीडिंग होता है। कुछ समझ पाए कि नहीं? तो ये आप लोग इसको चाहे तो ये हम लोग ये जो रीडिंग ये जो दिए हैं ना, अब ये तो सवाल जवाब एक ही में हो गया, कोई अंतर नहीं बुझा रहा है। पूरा जो वीडियो देखेगा वही समझेगा, नहीं तो आप लोग समझिएगा, बाकी लोग ही नहीं समझेगा। ये बात बुझा? ये जो रीडिंग ये जो अभी हम एक तो डाले हैं कैलकुलेशन जो डाले हैं ये पूरा को कवर कर रहा है। बस तक वाला करिए। एक दूसरा एग्जाम्पल दिए थे, ये यहाँ बुझे कि एक एग्जाम्पल यहाँ है, नहीं बुझे? चलेगा? ये आपका उसी चीज को यहाँ समझाए हैं, एक वीडियो वाले को ही समझ में आएगा। इस तरह का ये बात जो है ये आपके ये वेइंग मशीन वाला प्रॉब्लम था। तो वेइंग मशीन अब तो ये आप समझ गए, वो बताता है आपका kg, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है? आपका मास बताता है, लेकिन वो नॉर्मल फोर्स को नापता है और उसमें जो है
वो जी से भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा उतना के बराबर रीडिंग शो करता है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन हो, जो ऑपरेट करता है उसके अंदर के मशीनरी, वो नॉर्मल फोर्स के हिसाब से होगा। अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा केजी बताएगा, नॉर्मल फोर्स घटा लीजिएगा तो कम केजी। नहीं समझे? ये आपको समझ में आना चाहिए। टाइम होने को है क्या? तो इस पर अब इसी में जो है एक सवाल हम और ऐड कर देते हैं आप लोग को। आई होप आप यू विल एंजॉय इट। ये कुछ समझ में आया कि नहीं? मशीन वाला खेल समझ में आ गया? तो हम आप लोग के लिए एक डालते हैं क्या, यहाँ सुन लीजिए, इसका आप लोग बाद में फोटो वगैरह खींच लीजिएगा। यहाँ देखिए, अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिवेटर वाला पे आइए। एलिवेटर वाला सवाल पे हम लोग फोकस करें। देखिए, एक फिजिक्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझिए कि आपका एलिवेटर वाला सवाल है। हम आपको एक सवाल नहीं बता करके इसमें बहुत सारे सवाल को कंबाइन कर रहे हैं। ऐसे एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर हम लोग का ये बुझिए क्या बोल रहे हैं, एक वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, बुझिए चकती नुमा छोटा सा, क्या चलेगा? इसके अंदर हम एक ये वेइंग मशीन है छोटी सी, क्या हो रहा है? ये मशीन है, एलिवेटर के अंदर रखी गई मशीन है। ओके, इसके फ्लोर पे, ठीक है। यह देखिए, ओके, ये जो है ये ऐसे हो गया। क्या सुनिए, ये एलिवेटर हो गया, एलिवेटर के अंदर में ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आप लोग, सॉरी। ये एलिवेटर हो गया, इसके अंदर ये ब्लॉक हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सॉरी, ये एलिवेटर, ये हो गया आपका एलिवेटर। जल्दी ही इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि अब आप लोग सब कुछ बूझ गए, इतना आप लोग बूझ गए हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं है। एलिवेटर है, ये आपका वेइंग मशीन है, ये यहाँ नीचे में ये वेइंग मशीन है, इसके अंदर ये वाला, दिस इज योर वेइंग मशीन। उसके बाद क्या है कि एक ब्लॉक है, ये इसके ऊपर से एक ब्लॉक रखा गया, ठीक है, क्यों? ठीक है, ऐसे एक प्रॉब्लम है। बढ़िया बना, एलिवेटर, देन वेइंग मशीन, देन ब्लॉक। एक ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, आप लोग इतना तो आप लोग की जानकारी है कि अगर ये उठेगा, एलिवेटर ऊपर की ओर जाएगा, मान लीजिए एक मंजिल से, ग्राउंड फ्लोर से आपको 10वीं मंजिल पे जाना है, एलिवेटर से आप जा रहे हैं, ठीक है, या ये ब्लॉक है, ब्लॉक जा रहा है, तो एलिवेटर रेस्ट से स्टार्ट करेगा
रेस्ट में रहेगा तभी तो कोई चढ़ेगा। एलिवेटर में घुसा, एलिवेटर थोड़ा देर के लिए एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, बहुत दूर जाना है तो कुछ दूर एक्सेलरेट करके अपना मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा। बोलिए उसके बाद क्या होगा कि कुछ दूर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और उसके बाद से जो है फिर अगला मंजिल पर रुकना होगा, 10वीं मंजिल पर मान लीजिए रुकना है तो क्या करेगा वो, और फिर डिसेलरेट करेगा, उसका स्पीड घटेगा तब ना उस मंजिल पर जाकर रुकेगा। तो एलिवेटर जब स्टार्ट होता है देन इट्स एक्सेलरेट फॉर सम टाइम, इट गोज विथ कांस्टेंट स्पीड, से वो कुछ स्पीड होगा उससे गया, फिर क्या करता है देन इट डिसेलरेट्स एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। प्रॉब्लम समझ में आ गया। ट्रेन के साथ क्या होता है, ट्रेन में भी आप बैठते हो, ट्रेन एक्सेलरेट करती है, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, फिर डिसेलरेट कर करके अगले स्टेशन पे जाकर के रुकती है। सिमिलरली अगर ये एलिवेटर है स्टार्ट करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, है कि नहीं, उसके बाद कुछ देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, उसके बाद डिसेलरेट करेगा। तो आपको ये देखना है इसमें कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अच्छा, ये ब्लॉक अगर इसके अंदर रखा गया है तो इसके साथ भी वैसी ही बात होगी। बोलिए इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये इसकी भी बात कर रहे हैं। ये दोनों इसी पर बात करते हैं। आइए मान लीजिए फ्लोर पर तो यहाँ ही ऐसे, ये तो फ्लोर पे, ये नीचे वाले फ्लोर को भी बना दे रहे हैं ताकि ये ना लगे कि ये कैसे टिकेगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए क्या क्या चल रहा होगा। ये ब्लॉक को जाना है तो ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं ऐसे, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक बल तो इस पर mg लगेगा ही लगेगा, एक बल क्या लगेगा इस पे, एक बल आपका mg तो लगेगा, बोलिए mg लगेगा, और क्या लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, 2 बल लगेगा, ऐसे, और ये mg, ये 2 बल लगेगा कि नहीं लगेगा। ब्लॉक पे कौन कौन से बल लगेंगे, अगर ये कांटेक्ट में इसके है तो कौन कौन बल लगेगा, एक mg लगेगा ना, ये 2 बल। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी हम ऐसे अगर बगल में बना रहे हैं ऐसे, तो इस पर हम इसको दिखा दिए, ऊपर की ओर n और नीचे की ओर mg, बोलिए ये ऊपर वाला y का डायरेक्शन का है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम लिखेंगे पूरी व्यवस्था के लिए डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख देते हैं, अब ऐसे लिखें, यहीं पर लिख देते हैं ये, तो आप लिखिएगा कि नहीं, नेट फोर्स y के डायरेक्शन में बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन y के डायरेक्शन में लिखिएगा कि नहीं, बोलिए क्या ना, नेट बल y के डायरेक्शन में बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन y के डायरेक्शन में, ये आपका n है। तो अगर ऊपर की ओर लिखे तो क्या करेंगे, an माइनस mg बराबर m इंटू ए कहेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये m, ये g प्लस ये हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो n बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से हम यहाँ चले आते हैं, तो n बराबर तुम्हारा निकल गया m g प्लस ए, बोलो नहीं हो जाएगा। अब देखो तो mg से ज्यादा होगा कि नहीं, mg में ma जुटेगा कि नहीं। अच्छा, एक सामान्य सा अब तक जितना तुम लोग सीखे हो, अगर इस व्यवस्था को ऊपर की ओर एक्सेलरेट कराना होगा ऐसे, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो n का मान mg से बड़ा होगा तभी ए ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा। अगर n का मान mg के बराबर हो जाए, n का मान mg के बराबर हो जाए तो रेस्ट नहीं, कांस्टेंट स्पीड से भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऑलरेडी मोशन में आ चुका है, तो जो चीज मोशन में है ऑलरेडी
जार एक्सेलरेट हो रहा था, कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर लिया एंड उसी क्रम में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाके वो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो उस समय तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ होगा तो उस समय जितना एन ऊपर की ओर लग रहा होगा उतना ही mg नीचे की ओर होगा, या एन का मान देखो, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना फ्लोर के द्वारा, जो नॉर्मल फोर्स है वो एडजस्टेबल है, जरूरत के हिसाब से फ्लोर बढ़ाएगा घटाएगा, mg फिक्स है, लेकिन फ्लोर नॉर्मल फोर्स को अपने जरूरत के हिसाब से घटाएगा बढ़ाएगा। नहीं समझ में आया? ये घटाएगा बढ़ाएगा, तो ये घटाएगा बढ़ाएगा। अगर इसकी बात करिएगा तो आप यहाँ देखिए, कुछ समझ में आया कि नहीं? ये घटाएगा बढ़ाएगा, तो जब एक्सेलरेट कराना होगा तो एन का मान mg से ज़्यादा होगा। एलिवेटर जब एक्सेलरेट कर रहा होगा, ब्लॉक को ऊपर की ओर एक्सेलरेट कराएगा तो एन का मान mg से बढ़ जाएगा। जब बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा उस समय एन mg के बराबर हो जाएगा, नेट बल जीरो हो जाएगा। आज जब रुकना लगेगा तो स्पीड, उसका ब्लॉक का स्पीड कम होगा कि नहीं, एलिवेटर के साथ साथ धीरे धीरे कम स्पीड होते 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 अंत में जाकर के जीरो होगा, यानी घटते हुए स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में हो जाएगा, यानी वो डिसेलरेट करेगा। तो जब डिसेलरेट करेगा तो एन का मान mg से कम होगा। अब जब एन बदल रहा है, आप देखिए जब एक्सेलरेट किया, ऊपर की ओर एक्सेलरेट किया तो एन बड़ा था mg से, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से गया तो उस समय एन mg के बराबर था। जब नीचे के अगर एन का मान mg से कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब उस एक्सेलरेशन का दिशा नीचे की ओर हो जाएगा, यानी वो डिसेलरेट करेगा। समझ गया कि नहीं? अब उसे ये सब किस पे निर्भर कर रहा है? एन पे। mg तो फिक्स है, पृथ्वी तो फिक्स बल लगा रही है, अब फ्लोर उस पर कम बेस बल लगाएगा। पहली बार जब एलिवेटर में चढ़िएगा ना, और जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो आपको लगेगा आपका भार बढ़ गया, आप ज़्यादा वजन का महसूस करिएगा, आभासी भार बढ़ जाएगा पहली बार, बाद में तो धीरे धीरे आदत लग जाती है। तो जब वो ऐसे लेके बढ़ेगा अचानक बहुत तेजी से बहुमंजिली मार, ये नहीं कि एक मंजिल से दूसरा मंजिल पे जाना होगा तो उतना ही दूर में एक्सेलरेट करना डिसेलरेट करना सब होगा, लेकिन जब बहुमंजिली मार्ग पे जाइएगा तो एक ही बार वो एक्सेलरेट करेगा, तो वो जब हाई एक्सेलरेशन से जब ऊपर की ओर जाएगा देन यू विल फील दैट यू आर वेइंग मच, आप अपने आप को भारी महसूस करिएगा। आप बीच में जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो ठीक रहेगा, आज जब रुकने लगेगा ना तो आपको लगेगा ओ हल्का हो रहा है, बुझाता कपड़ा खुल के गिर रहा है, ऐसा महसूस होगा, आप हल्का महसूस करिएगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो वेट का जो फीलिंग हम लोग का है, वजन का जो फीलिंग है वो एन के कॉरस्पॉन्डिंग है। जब हमारा एन बढ़ेगा ना तो हमको लगेगा कि हमारा भार का ज़्यादा फीलिंग होगा, जब एन घटेगा तो लगेगा कि हम लोग हल्का हो गया, भार का फीलिंग कम हो जाएगा। जब हम लोग फ्री फॉल में आ जाएंगे उस समय एन का मान जीरो हो जाएगा। मान लीजिए एलिवेटर का तार ही टूट गया, तार टूट गया, पूरी व्यवस्था गिर रही है, आप उसके अंदर है, आप भी गिर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? उस समय एन का मान जीरो हो जाएगा, तब आपको अपने महसूस होगा कि आप भारहीन हो गए हैं। अब समझे कि नहीं? भारहीनता कहते हैं उसको। भारहीन हुए तो नहीं है, mg तो लग ही रहा है, पृथ्वी के बल mg तो लग ही रहा है, भार तो आप में है, लेकिन आपको भारहीनता हो जाएगा। आप गरीब नहीं है लेकिन आपको गरीबता हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, बिल्डिंग कार वाले, पैसा थोड़ा पॉकेट में कम हुआ तो आपको लगेगा कि गरीबता आ गई है, तो उसी तरह से आपके पास भार है, लेकिन जब नॉर्मल फोर्स का मान mg से कम होगा तो आपको फील होगा कि आप में भारहीनता डेवलप कर रही है। तो ये कुछ समझे कि नहीं? यानी जब mg से कम होगा तो आपको अंदर भारहीनता आने लगेगी। और वो मशीन का रीडिंग की बात करिएगा, ये मशीन तो नॉर्मल फोर्स नापता है, उसमें g से भाग दे करके रीडिंग बताता है। बात समझे कि नहीं? तो आपका n क्या होगा? n जब बदलेगा तो मशीन का रीडिंग भी बदलेगा। मशीन का n ये हो गया तो मशीन का रीडिंग तो n/g देता है। ये मशीन का रीडिंग को अगर हम m' कहें तो वो तो n/g है, तो इसमें भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें टोटल में भाग करिएगा तो g से भाग होगा तो 1 आप प्लस a/g हो जाएगा। इसी में देखिए अगर a का मान g के बराबर हो जाए ना, g के बराबर एक्सेलरेशन से ऊपर जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से अगर एलिवेटर ऊपर को उठेगा तो ये g से कट करके 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये जो m' होगा ना तो m का दुगुना होगा, वो मशीन का रीडिंग तुरंत दुगुना दिखाएगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाइएगा तो उस समय a 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। उस समय m' m के बराबर होगा। m' माना रिकॉर्डेड भार,
आई एम मतलब एक्चुअल, रिकॉर्डेड मास, आई एम मतलब एक्चुअल मास, नहीं समझे? ये एक्चुअल है, ये एपरेंट है, एपरेंट मास, समझ गए कि नहीं? उसके हिसाब से एपरेंट वेट। तो आप ये समझ गए कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेट करेगा तो ए का मान कुछ पॉजिटिव रहेगा, और जब डिसेलरेट करेगा तो ए का मान नेगेटिव डाल दीजिए तो एन का मान घट जाएगा, तो आपका मशीन का रीडिंग भी घट जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो मेरा ख्याल आप लोग बहुत सवाल आज सीख गए, ठीक है कि नहीं? कुछ सीखे कि नहीं? एपरेंट वेट समझ गए ना, मशीन का रीडिंग समझ गए। एलिवेटर में चढ़िएगा, नीचे में वेइंग मशीन रहेगा तो उसका रीडिंग बदलेगा। जब एक्सेलरेट करेगा तो एन ज़्यादा हो जाएगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एन एम जी के बराबर हो जाएगा, जब डिसेलरेट करेगा तो एन का मान एम जी से कम हो जाएगा, और उसी के हिसाब से वो रीडिंग भी उसका बदल जाएगा। रीडिंग जो होता है एम डैश है तो एन बाई जी समझिए। तो ये आप लोग ये कौन चीज़ पढ़े आप लोग? ये माने रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट, नहीं हुआ क्या? माने ये जो है रीडिंग ऑफ ए weighing machine in an elevator। एक एलिवेटर में वेइंग मशीन का रीडिंग, ये हम लोग का बुझिए। इसमें हम आपको अभी एक हेडिंग डाल दिए हैं कि आप लोग को कुछ बुझा है, एक कुछ बुझाने के लिए इसका रीडिंग, इसका थोड़ा सा ये सब जो है ये बहुत मजेदार। आई होप ए क्लास, दिस क्लास इज अ वेरी गुड क्लास फॉर लर्नर्स एंड बिगिनर्स। रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर, समझ गए? तो रहने दे रहे हैं ये कैसे कैसे मशीन का रीडिंग चेंज करेगा, मशीन एन मेजर करेगा। ये हो गया ना? प्लीज रुक जाइए, अब इसको हम थोड़ा सा यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो यहीं पे आप लोग बहुत गौर से इत्मीनान से देखिएगा, ये क्लासरूम वीडियो है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा।